प्रणाम आचार्य जी, शत शत नमन। सर्वप्रथम तो ये ईश्वर की अनुकंपा है कि मैं आज यहाँ हूँ आपके समक्ष। और पिछले 2-3 महीनों से आपके यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी, काफ़ी प्रभावित हुई हूँ। कुछ समझ में आने लगा है जीवन के बारे में। अभी 2 वर्ष पूर्व मेरी मुलाकात एक मेरे मित्र से हुई, पुरुष मित्र हैं वो मेरे। उनके ओर आकर्षित हुई, कुछ उनके मन में भी मेरे प्रति भाव थे और मैं कुछ इस प्रकार आकर्षित हुई कि मैंने आतुरतापूर्वक उनसे एक रिश्ते में आने की कोशिश की। मैं चाहती थी कि हम एक रिश्ते में रहें, प्रस्ताव रखा उनसे, पर उनकी कुछ व्यस्तताएं या जो भी रही होंगी मजबूरियां, उसके चलते उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हम अच्छे मित्र रहेंगे, जिस पे मुझे कुछ क्रोध आया। मुझे लगा कि मुझे उन्होंने ठुकराया, रिजेक्ट किया है। काफ़ी मन में एक खिन्नता सी आ गई, परंतु फिर भी एक लगाव सा हो गया था कुछ दिनों में उनसे, तो उनके साथ रही मैं। कुछ समय बीता, पर एक धीरे धीरे मन में डर आने लगा कि दूर हो जाएंगे। बातें होती थी, मिलते थे हम। तो अब स्थिति ये है कि उन्होंने मुझसे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आहत कर गई और वो एक चाहते हैं कि एक दूरी इसलिए रहे ताकि उनके मन में और मेरे मन में मन भेद ना हो। एक सेफ डिस्टेंस जो होता है कि ठीक है, एक कल के दिन हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दुश्मन की तरह ना रहें। तो कृपया इसी पर मार्गदर्शन दें आप। रिश्ते शुरू तो सब प्रकृति से ही होते हैं। जीव का जो पहला संबंध होता है वो भी पूरी तरह प्राकृतिक ही होता है। पिता, माता, इनकी कोशिकाओं के रिश्ते से ही जीव की शुरुआत होती है। फिर जो उसका तुरंत अगला घनिष्ठ रिश्ता बनता है वो बनता है माँ से। वो भी पूरी तरह शारीरिक ही होता है। वास्तव में वो शरीर के अलावा और कुछ होता ही नहीं। तो प्रकृति जीव को संबंधित देखना चाहती है, लेकिन उस पूरी संबंधों की व्यवस्था में कहीं भी जीवन के उच्चतर मूल्य निहित नहीं होते। बच्चा माँ के गर्भ में है, संबंधित तो है ही। उस संबंध के अलावा उसका जीवन ही कुछ और नहीं है। लेकिन वो संबंध किस लिए है? वो बस शरीर के भरण पोषण और विकास भर के लिए है। उस संबंध में कहीं भी कोई उदात्तता, आनंद, करुणा, किसी भी तरह की कोई ऊंचाई तो है नहीं। यही शुरुआत जीवन भर कायम रहती है।
हर जीव, हर व्यक्ति रिश्ता बनाने को आतुर रहेगा ही और रिश्ता बनाएगा ही। लेकिन रिश्ता बनाने का जो आवेग उठेगा, रिश्ता बनाने की जो आंतरिक प्रेरणा उठेगी, वो सर्वप्रथम प्राकृतिक माने शारीरिक केंद्र से ही उठेगी। ये तथ्य है। तथ्यों की न तो पूजा की जाती है, न भर्त्सना की जाती है। तथ्यों को बस स्वीकार किया जाता है। तो हम ऐसे ही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और इस बात से हम झगड़ भी नहीं सकते। हम ऐसे ही हैं। जैसा हमें बनाया गया है, जैसी हमारी प्राकृतिक संरचना है, उसके कारण, उसके चलते हम लगातार अपने चारों ओर की दुनिया से संबंध बनाते ही रहते हैं। आपने तो एक विशेष संबंध की बात करी, उसके अलावा भी हर व्यक्ति लगातार संबंध बना ही रहा है। सब इंद्रियों से, मन से, स्मृति से हम रिश्ते स्थापित कर ही रहे हैं। किसी न किसी से जुड़ ही रहे हैं, किसी न किसी से कुछ लेन देन, कुछ नाता रख ही रहे हैं। और जब भी किसी से जुड़ते हैं, कोई संबंध, कोई नाता रखते हैं, उसमें पहली प्रेरणा यही रहती है कि प्रकृति का चक्र चलता रहे। अब प्रकृति के चक्र के चलते रहने में अपने आप में कोई बुराई नहीं हो गई। घास उगती है, ये कोई पाप की बात है क्या? नारियल के पेड़ पर नारियल लगते हैं, इसमें कौन सी बुराई होनी है? जंगल चले जाइए, वहां लगातार प्रकृति का ही खेल चल रहा है। समुद्र में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, चंद्रमा की कलाएं देख लीजिए। पूरा विश्व और क्या है? प्रकृति का ही तो खेल है। तो इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। चुंबक लोहे को खींच रहा है अपनी ओर, यह कोई निंदनीय बात है? नहीं, कुछ नहीं। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सब अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। आप इस बात की निंदा करना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। शरीर के भीतर एक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, रसों का उत्सर्जन हो रहा है, दिल धड़क रहा है, रक्त धमनियों में दौड़ रहा है। ये सब कोई बुरी या गंदी बातें? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रकृति का खेल अपने आप में मूल्य निरपेक्ष है। वो किसी चीज को मूल्य नहीं देता, वो मूल्य जानता ही नहीं है। वो बस अपनी तंत्रता जानता है, वो बस अपनी व्यवस्था जानता है कि मैं ऐसे चलता हूं और वो व्यवस्था चलेगी। आप कोई हो, आप घास के तिनके हो, आप गुलाब का फूल हो, आप समुद्र किनारे की रेत हो, आप बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य हो, कि आप कोई कीट पतंगा हो, प्रकृति की व्यवस्था तो चलेगी। तो फिर अध्यात्म किस लिए, अगर प्रकृति की व्यवस्था
चलती ही रहती है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो अध्यात्म का क्या करना है भाई? बात यह नहीं कि अध्यात्म का क्या करना है, बात यह है कि अध्यात्म का किसे करना है। इस पूरी प्राकृतिक व्यवस्था में एक विचित्र जंतु फंस गया है, जिसका क्या नाम है? इंसान। पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी हस्ती को लेकर के ही बेचैन परेशान हो, जो इसी बात से उलझा हुआ हो कि मैं हूं ही क्यों। कोई नहीं मिलेगा जो ये सवाल पूछता हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां को जाना है, जीवन क्या है, उद्देश्य क्या है। कोई नहीं पूछता ना, इंसान पूछता है। तो इंसान की हालत बड़ी विचित्र है प्रकृति में, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारी हालत यह है कि हम प्रकृति में हैं। चूंकि हम प्रकृति में हैं, इसीलिए प्रकृति में जितने ज्वार भाटे आते हैं उनका असर हम पर पड़ता है। घास का एक तिनका आकार में बढ़ता है, आदमी का बच्चा भी आकार में बढ़ता है ना। सब जानवरों के साथ जीवन भर जो जैविक घटनाएं घटती हैं वो इंसानों के साथ भी घटती हैं। तो प्राकृतिक तौर पर हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि शेष विश्व, लेकिन अपनी प्रकृतिगत व्यवस्था से हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब यह भी तथ्य है, इसकी भी कोई निंदा इत्यादि नहीं की जा सकती। भाई ऐसे ही हैं हम, प्रकृति जैसी है वैसी है, और प्रकृति में ये एक विचित्र जंतु है इंसान, ये भी जैसा है वैसा है। ये है तो प्राकृतिक, कम से कम दिखने में तो प्राकृतिक ही है। बंदर की तरह इसकी भी नाक होती है, हाथ होते हैं, बाल होते हैं, उछल कूद करता है, खाता है, पीता है, जन्मता है, मरता है तो प्राकृतिक, लेकिन प्रकृति से संतुष्ट नहीं होता। अब मामला फंसता है। अब समझना पड़ेगा कि फिर क्या करें भाई, और सिर्फ इंसान को समझना पड़ेगा, किसी और को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नदी, पहाड़, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछली, पक्षी, सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कोई किसी यात्रा पर नहीं है, किसी को बदलना नहीं, किसी को कहीं पहुंचना नहीं। पर आदमी अलग है, न्यारा है बिल्कुल। समाज आपको न भी सिखाए कि आपको कुछ बनना है, तो भी आपके भीतर एक बेचैनी रहेगी। आपको पता है कि आपको कुछ बनना है जो अभी आप हो नहीं, बल्कि समाज तो आपको जो बातें सिखा देता है कि ऐसे बन जाओ और वैसे बन जाओ, वो बातें अक्सर व्यर्थ की होती हैं, उल्टी भारी पड़ती हैं। कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, फिर जो बन जाता है वो फंस जाता है बन के। पर जब समाज नहीं था जिस रूप में आज है, इंसान जब बिल्कुल अकेला भी था, तब भी उसके भीतर कुछ कचोटता तो था ही कि कुछ बनना है, मैं वो नहीं हूं जो मेरी संभावना है, जो मेरी नियति है, मुझे कुछ बनना है। अब प्रकृति की कोई रुचि नहीं कि आप कुछ बने। प्रकृति की रुचि बस इसमें है कि आप जो हैं वो आप बने रहें। आप क्या है प्रकृति की दृष्टि में? शरीर भर है। तो आपको वो शरीर की तरह ही संबोधित करती है, आपसे वो शरीर की तरह ही काम लेती है। आदमी की आंखें भी वैसे ही चलती हैं जैसे बंदर की आंखें चलती हैं। मूल वृत्तियां आदमी के मस्तिष्क की भी वही हैं जो किसी भी अन्य जीव जंतु के मस्तिष्क की हैं। डर, लालच, असुरक्षा, वासना। अब प्रकृति हमें वैसे ही लेकर चल रही है जैसे वो किसी और को लेकर के चलती है, और हम वैसे हैं नहीं। लेकिन हम कैसे भी हों, प्रकृति तो हमारे साथ व्यवहार वही करेगी जो सबके साथ करती है। आप उसे रोक भी नहीं सकते। आप प्रकृति को जाकर नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे नाखून नहीं बढ़ने चाहिए। ज्ञान और नाखून का क्या संबंध है? अब मैं ज्ञानी हो गया ना, मेरे नाखून बढ़ना बंद कर। प्रकृति कहेगी ज्ञान गया,
नाखून तो बढ़ेगा और तू तो मरेगा। कितना भी ज्ञान हो तेरा, शारीरिक मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता। कि कोई आए और कहे कि हम तो मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया, या हम बहुत बड़े भगत हैं, हमें तो बीमारी नहीं लगनी चाहिए। आत्मा तो निरामय होती है, हमें बीमारी क्यों लग रही है? प्रकृति कहेगी आत्मा इत्यादि जो होती होगी सो होती होगी। जहां तक शरीर मस्तिष्क इत्यादि की बात है तो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। बुद्ध हो, महावीर हो, रामकृष्ण हो, रमण महर्षि हो, बीमारी सबको लगेगी। ये हमेशा याद रखना होगा। आप कितना पढ़ लिख लें, आप कितने समझदार हो जाएं, प्रकृति आप पर उसी तरीके से अंकुश लगाकर चलेगी जैसे वो किसी और पर लगाकर चलती है। आप प्रकृति को मना नहीं कर सकते। देह आपकी उसके कब्जे में है, उसके हवाले है। तो क्या करे इंसान? फिर इंसान ये कर सकता है कि इंसान के भीतर जो बेचैनी है वो ये तय कर सकती है कि प्रकृति के निर्देशों का जवाब कैसे देना है। इंसान की विशिष्टता क्या है, इंसान की खासियत किसमें है, न्यारापन किसमें है, कि बाकी जीवों के पास एक अस्तित्वगत बेचैनी नहीं है, हमारे पास है। उसी को हम बोलते हैं आदमी की विशिष्ट चेतना। चेतना के तल पर हम सब जानवरों से अलग हैं, शरीर के तल पर नहीं अलग है। तो प्रकृति जब आपसे बात करने आए, प्रकृति आपको जब संबोधित करे, प्रकृति जब आप में भावनाएं उठाए, विचार उठाए, वृत्तियां उठाए, तो अब इस चेतना को देखना होगा कि क्या करना है। प्रकृति को मना नहीं करा जा सकता, वो करेगी। आप होगे बहुत बड़े विद्वान, भूख तो लगेगी, नींद तो आएगी। प्रकृति के जो सब कारिंदे हैं ना, रसायन वगैरह जो भीतर अंदर बैठे हुए हैं, वो तो अपना काम करेंगे, उनको आप कैसे रोक लोगे? आपके बस में ये है कि आप जो हो, जो आपकी मूल पहचान है, जिसका नाम चेतना है, वो ये देख ले कि करना क्या है उन सब लहरों का, उन गतियों का जो प्रकृति के इशारे पर आपके भीतर उठ रही हैं और गिर रही हैं। क्या करना है उनका? अंधेरा हुआ नहीं कि डर लगा। क्यों डर लगा अंधेरा होते ही? क्योंकि भाई हर जानवर को लगता है। जंगल के अधिकांश जानवर रात होते ही क्या करते हैं? एक सुरक्षित जगह पर जाकर के सुबह तक के लिए छुप जाते हैं। और कुछ जो निशाचर होते हैं वो रात हुई नहीं कि निकल पड़ते हैं। अब आदमी जब जंगल में था तब तक आदमी रात को छुपने वालों में से था। तो जंगल बहुत पीछे छूट गया, लेकिन रात अभी भी होती नहीं है कि भीतर के विचार बदलने लगते हैं। आप कहीं बैठे हो, किसी मुद्दे पर विचार कर रहे हो, आप देखिएगा सांझ को विचार कुछ और रहेगा और सूरज डूबा नहीं कि विचार दूसरा हो जाएगा। हम कहेंगे हमारा विचार है, वो हमारा विचार इत्यादि तो कम ही है, उस पर प्रकृति का कब्जा है। और हमें ये बात पता भी नहीं चलेगी कि हमारे ख्याल इसलिए बदल गए क्योंकि सूरज ढल गया है। हम पुराने जानवर हैं, और पुराना जानवर अंधेरा होते ही बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचने लगता है, उसके विचार का केंद्र ही बदल जाता है। खास तौर पर जहां वो बैठा हो वहां अगर रोशनी कम हो तो। आप कोई साहसिक योजना बना रहे हो कहीं बैठ करके, एक ऐसी योजना जिसमें खतरा भी है और साहस की बड़ी जरूरत है। आपकी योजना बिल्कुल दुरुस्त बन रही होगी दोपहर तक, शाम तक, और आप वहीं बैठे बैठे लिख रहे हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और लिखते लिखते आपको पता नहीं चला सूरज कब ढल गया, और आप मगन थे लिखने में तो आपने बत्ती नहीं जलाई, और थोड़ी देर में आपने सर उठा के देखा तो अंधेरा सा है। आप पाएंगे आपकी योजना बदलने लगेगी। आपको लगेगा कि अरे लगता है कुछ ज्यादा ही मैं ऊंची उड़ान का सोच रहा हूं, कहीं पंख ना कट जाए,
ये जो मैं योजना बना रहा हूं भारी ना पड़ जाए, पिटपिटा ना जाए, तो ऐसा करते हैं, योजना को थोड़ा कतर के इसका खतरा कम कर देते हैं। और इस बात को आप कहेंगे कि आपने अपना मन बदल दिया, आई चेंज्ड माई माइंड, मेरे विचार बदल गए। आपके विचार नहीं बदल गए, घड़ी की सुइयां बदल गई हैं। सुबह उठोगे फिर देखोगे उषा को और गिरे हुए आसमान को, फिर साहस से भर जाओगे, फिर कहोगे नहीं नहीं। तो हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा होता है, ज्ञान की पहली बात यह है कि हम समझें कि वो बहुत हद तक हमारे जंगली अतीत से संचालित है। और जब मैं जंगली कह रहा हूं तो मैं कोई निंदा इत्यादि नहीं कर रहा। जंगल हमारा पुराना घर है भाई, उसकी कौन निंदा कर सकता है? कोई अपने पैतृक गांव वगैरह की निंदा करता है? कहते हो हमारे दादाजी फलाने गांव में कोठी में रहते थे, गांव की वो कोठी अब ध्वस्त हो रही है, लेकिन उसकी निंदा करते हो क्या? तो वैसे ही जंगल हमारा सबसे पुराना घर है। तो जब मैं जंगली कहूं तो ये कोई अपमानजनक बात नहीं कह दी। अपने भीतर जो कुछ भी उठ रहा हो उसको जल्दी से ये ना कह दें कि ये मेरी भावना है, मेरा विचार है, मेरा प्रेम है। नहीं है, वो तो प्रकृति के इशारे पर होने वाली हलचल है। इस बात को आप शास्त्रों से समझ सकते हो तो शास्त्रों से समझ लें, नहीं तो यही बात विज्ञान आपको बता देगा। किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय में चले जाएं, वहां पर जानकार प्रोफेसर से बात कर लें, वो जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात जानने वालों ने हमेशा से जानी है, उसकी पुष्टि कर देंगे। हाँ, वो जब पुष्टि करेंगे तो वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कर देंगे। वो बताएंगे देखिए इस तरह की स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी और उसमें ये नतीजे निकले हैं और ऐसा ऐसा होता है, और फिर मानना आसान हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ की पुष्टि तो वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ को लेकर के शोध किया नहीं जा सकता। तो शोध इत्यादि का इंतजार ना करें, खुद ही हमेशा याद रखा करें कि भीतर जो भी लहर तरंग उठी वो क्या है? वो प्रकृति का खेल है। और प्रकृति के खेल में अपने आप में कोई बुराई नहीं। दिक्कत बस ये है कि हम मनुष्य हैं जिसकी चेतना प्रकृति मात्र से संतुष्ट नहीं है, बेचैन है। समय सीमित है, अगर प्रकृति के खेल को खेलने में लगा दिया तो बेचैनी जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। बस ये दिक्कत है। बात समझ रहे? वो खेल बुरा नहीं है, वो अच्छा खेल भी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए उस खेल में एक खतरा है। क्या खतरा है? वो खेल समय खा जाता है, अन्यथा उस खेल में कोई बुराई नहीं है। सुंदर बात है भाई, पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, ये प्रकृति का खेल है। कुछ बुरा हो गया? बारिश होती है, कभी सूरज आग की तरह, गोले की तरह तपता है, इसमें बुरा क्या हो गया? अच्छा भी क्या हो गया? शेर हिरण का शिकार करता है, शेर का पेट भर गया, हिरण जान से गया। अब क्या बोले, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ? ये तो खेल है, चल रहा है। लेकिन आदमी जब इस खेल में फंसता है तो आदमी के लिए ये खेल नुकसानदेह है। भूलिएगा नहीं, इस खेल में हमारा समय खराब हो जाता है। हमें समय चाहिए, किसी और जानवर को समय नहीं चाहिए। किसी और जानवर को इसीलिए अतीत की और भविष्य की इतनी फिक्र भी नहीं होती। हमें समय चाहिए। हमें समय क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या हैं? क्या नाम क्या है हमारा? हम परेशान हैं। बाद में बोलिएगा कि हम इंसान हैं, पहले बोलिए हम परेशान हैं। और जो परेशान हो अपनी जिंदगी को लेकर के, वो बच्चों का वीडियो गेम खेलने लग जाए तो वो अपने साथ कोई इंसाफ या उपकार तो नहीं कर रहा, या कर रहा है? परेशान हो बहुत चीजों को लेके, जिंदगी के झंझट है, ये है वो है, और लग गए कोई गेम खेलने। वो जो गेम खेल रहे हो तुम, वो थोड़ी देर के लिए नशे की तरह
तुम्हें ये भुलवा देगा कि तुम कितने परेशान हो। लेकिन कोई भी नशा हो, दिक्कत ये है कि उतर जाता है। नशा करने में दिक्कत ये नहीं है कि चढ़ जाता है। भाई चढ़ गया था तो चढ़ा ही रहता। जब तक चढ़ा था तब तक तो मौज ही लग रही थी, सब उपद्रव भूल गए, गम गलत हो गया, सारी चीजें भुला गई। नशे के साथ दिक्कत क्या है? उतर जाता है। और जब उतर जाता है तो बड़ा शमशान, बड़ा बंजर, बड़ा वीरान छोड़ जाता है। और जब छोड़ जाता है वीरान तो आप कहते हो अब दोबारा नशा चाहिए। ये फिर गंदी लत लग गई। प्रकृति के खेल में जो फंसेगा वो वैसे ही फंस गया जैसे नशे में फंसा जाता है। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, उसके बाद फिर चिड़चिड़ाहट, तनाव, बेचैनी, पागलपन, खिसियाहट। किसी विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने भर की बात नहीं है, मुद्दा ज्यादा व्यापक है। हम कुछ भी कर रहे हो, आमतौर पर 90-95% बार हम प्राकृतिक उद्वेगों को अपनी मर्जी का नाम दे करके उन्हें सत्यापित कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं, जायज ठहरा देते हैं और उनके पीछे पीछे चिपक जाते हैं, लग लेते हैं। भीतर से कोई भी लहर उठ सकती है भाई, कुछ भी। आप अभी रात में बहुत जबरदस्त तला भुना खाना खा लें और मिर्च वगैरह खाने की आपकी आदत ना हो, ठूस ठूस से आपको मिर्च खिला दी जाए, उसके बाद बिल्कुल हो सकता है कि एक आदमी जो आपको आमतौर पर जरा पसंद नहीं आता था, अब नागवार हो जाए। पहले तो वो सिर्फ नापसंद था, अब क्या हो जाए? नागवार हो जाए। नागवार समझते हो ना? बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। पहले तो बगल में बैठता था तो बस मुंह ऐसे कर लेते थे कि इसको कौन देखे, कौन इससे बात करे। और अभी अभी बिल्कुल पेट भी जल रहा, मुंह भी जल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक हर दिशा में आंत जल रही है। अब वो आके बगल में बैठेगा तो भीतर से विचार उठ सकता है कि इसको थप्पड़ क्यों ना मार दूं। और आपको क्या लगेगा कि ये विचार आपका, ये विचार आपका नहीं है, ये मिर्च का काम है, ये काम मिर्च का है। अब जैसे ही कहा जाता है काम मिर्च का है तो बड़ा बेइज्जती सी लगती है, क्या मिर्च नचा रही है? मैं ऐसा ही है। केला खा लिया, व्यवहार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। सेब खा लिया, कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे कि पूरब जा रहे थे, केला खाया तो पश्चिम चलने लगेंगे। जरा सूक्ष्म तरीके से परिवर्तन आता है और समय के साथ वो जो सूक्ष्म परिवर्तन है, वो जो जरा जरा से अंतर हैं, वो जुड़ जुड़ के बड़े हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी होता है कि कवि कविता लिखने के लिए महीने के कुछ खास दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। कई बार कहते हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे तो होगा। कोई कहता है नहीं, वो जब पूर्णिमा आएगी तब कविता आएगी। ये क्या बात है? ये यही बात है। समझो कि मामला बहुत हद तक प्रकृति से प्रभावित हो रहा है। ये हुआ नहीं कि समझ लो अपने 90% दुखों से तो छुट्टी मिल गई, क्योंकि 90% हमारे दुख बिल्कुल बेवजह होते हैं। होते तो 100% हैं, पर ये जो 90% वाले हैं, इनको तो एक झटके में खारिज किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही बेकार के हैं।
ये ऐसा है कि जैसे आप बैठे हैं और आपके बगल में कोई है और उसको आपने आज बढ़िया मूली चना ये सब खिला दिया है, आप ही ने खिला दिया है, होशियारी हमारी, और फिर वो आपके बगल में बैठ करके डकार मार दे जोर से और आप रो पड़े कि इतना बड़ा अपमान हो गया हमारा, इसने हमारे बगल में बैठ के डकार मारी और बिल्कुल हमारे मुंह पे मार दी। और उसके बाद आप दौड़ रहे हैं इधर उधर की FIR कर दूंगा या इसको गोली मार दूंगा। दुख झेल रहे हैं ना। अभी जिस तरीके से मैंने बताया आप कहेंगे हम इतने बुद्धू थोड़े ही हैं कि कोई डकार मारे तो हम FIR कर दें, पर ज्यादातर FIR ऐसे ही होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वो डकार सदृश ही है, वो किसी प्राकृतिक लहर में बहता हुआ कर गया जो कर रहा था, उसे होश ही नहीं है, आधे नशे में है। प्रकृति पहला नशा है, जीव का पहला नशा प्रकृति है, वो कर गया। अब काहे इतना खफा होते हो, क्यों तुम? लेकिन वो जो कर गया वही आप भी कर रहे हैं। न वो समझा कि ये खेल प्रकृति का है, ना आप समझे कि आपके भीतर जो क्रोध उठ रहा है वो भी प्रकृति का ही खेल है। समझ में आ रही है बात? ऊंचा कुछ करने से वंचित रह जाएंगे। और बहुत ताकत है प्रकृति की व्यवस्था में, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आप उसमें फंसे रह गए तो आप बिल्कुल जलालत की जिंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस वंचित रह जाएंगे। जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ करके गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने लग गया और उसके सामने से एक एक करके ट्रेन निकलती जाए। मनोरंजन तो उसने अपना कुछ कर लिया सस्ता, लेकिन जहां उसे जाना था वहां पहुंचने से वंचित रह गया। कोई बताने नहीं आएगा, बिल्कुल कोई बताने नहीं आएगा कि आप गलत खेल में फंसे हुए हैं। क्यों कोई बताने नहीं आएगा? क्योंकि अधिकांश लोग आपके ही जैसे हैं, वो भी उन्हीं खेलों में फंसे हुए हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं। तो कौन आएगा सावधान करने कि फंसे हुए हो? कोई नहीं आएगा। एकदम कोई नहीं बताएगा कि एक एक पल करके जिंदगी बीतती जा रही है। और जो नुकसान हो रहा होगा, चूंकि वो एक झटके में नहीं होता, तो इसीलिए कभी भी झटका लगेगा ही नहीं। आपको अचानक कोई आकर के बता दे कि आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, आप उठ के बैठ जाते हैं, आप कहते हैं बताओ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ? आपके बैंक से 10 लाख रुपए बिना आपकी अनुमति के निकाल दिए गए, आपको तुरंत झटका लग जाता है ना। और यही कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि किसी तरीके से आपके खाते से 2, 5, 10 रुपए बीच बीच में धीरे धीरे किसी बहाने से निकलते रहे। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कभी 10 रुपया, कभी 15 रुपया निकल रहा है, कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से। तो आप आपत्ति करने जाएंगे ही नहीं। खास तौर पर तब नहीं जाएंगे आपत्ति करने अगर उसी तरीके से वो रुपए सबके खातों से निकल रहे हो। आप कहेंगे ये तो प्रथा है, ऐसा तो होता ही है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ साल बीतते न बीतते मैं ब्याज के वो सब राशि 10 लाख हो गई है। इस 10 लाख के नुकसान पर आप कोई आपत्ति नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे ये तो जीवन की सामान्य व्यवस्था है, ऐसा तो सबके साथ होता है। इसीलिए प्रकृति को जानने वालों ने माया भी कहा है। प्रकृति को ही माया कहा गया है। वो झटका नहीं मारती, वो धीरे 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 लगातार आपके जन्म के पहले क्षण से लेकर के मौत के क्षण तक
आपको वंचित रखती जाती है, बस वंचित रखती जाती है, और कुछ नहीं। जिएंगे आप, पूरा जिएंगे, बस कुछ रहेगा जीवन में जो हो सकता था, होने नहीं पाया, क्योंकि निचले तल के खेलों में फंस के रह गए। एक संभावना थी जो अपूर्ण चली गई। बात समझ रही हैं? इसीलिए अध्यात्म प्रतिपल का ध्यान है। एक झटके में 10 लाख नहीं लिए जा रहे आपसे। कब लिए जा रहे हैं? लगातार, धीरे धीरे धीरे। लगातार अगर सतर्क नहीं हो तो रोक नहीं पाओगे वो जो नुकसान हो रहा है, पता ही नहीं लगेगा। खुश रहोगे, कहोगे बिल्कुल मस्त चल रही है जिंदगी। इसीलिए साहब गा गए हैं, लागा गठरी में चोर, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चोर आया है और गठरी चुरा के या लूट के डकैती करके भाग गया है। कह रहे हैं वो जो चोर है ना, वो गठरी में लगा हुआ है, वो गठरी में ही जैसे घुसकर बैठ गया है, और धीरे धीरे प्यार से गठरी साफ होती जा रही है। हाँ, उस गठरी में हमेशा इतना रहेगा कि आपका काम चलता रहे, तो आपको कभी अचानक चेतावनी नहीं महसूस होगी, अचानक कभी आपको झटका नहीं लगेगा, कोई अचानक असुविधा नहीं लगने वाली। एक दिन पहले गठरी का जो वजन था, एक दिन बाद गठरी का जो वजन है, आप लेंगे तो उसमें मामूली सा अंतर रहेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि चोर लगा हुआ है गठरी में, और चोर गठरी में ऐसे ही लगा होता है। रोज लूटता है, हर घंटे लूटता है। जितनी बार आप शारीरिक तरंगों को अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का नाम देती हैं, उतनी बार वो लूटता है। तो आपने मुझे जो पूरा किस्सा बताया, उसका समाधान ये है कि वो किस्सा ही बदल दीजिए। वो किस्सा वो था ही नहीं जो आपने बताया। आपने कहा कि आपको आकर्षण हो गया, किस्सा बदलिए। आपको आकर्षण नहीं हुआ, आंखों को हो गया, मस्तिष्क को हो गया। स्त्री हैं आप तो जो शरीर की स्त्रीण ग्रंथियां हैं, उनको पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया। ये ऐसे ये लोग क्यों इधर उधर फुसफुस डाल के महकते हुए घूमते हैं? उनको पता है आकर्षण ऐसे ही होता है, आंख से, नाक से हो गया। किस्सा ही बदलिए। वो सब हुआ ही नहीं जो आपको लग रहा है कि हुआ। आप कहेंगे कि प्रेम हो गया, अरे प्रेम हुआ कहां था? आपने तो अपनी स्थिति का खुद ही निदान कर लिया है। आपने तो अपना चिकित्सक बनके खुद ही अपने आप को बता दिया है कि मेरी बीमारी का अमुक नाम है। आपको जो बीमारी लग रही है कि हुई, वो हुई ही नहीं थी, वो प्रेम था ही नहीं। प्रेम और प्रकृति साथ साथ नहीं चलते भाई। प्रकृतिगत आकर्षण या विकर्षण का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आपको लगेगा कि मुझे धोखा हो गया या अपमान हो गया या कुछ और हो गया। ये सब बातें हमारे भीतर जन्म से पहले से भरी हुई हैं,
और इन सब बातों का, इन सब भावनाओं का कुल औचित्य एक है, शरीर बना रहे और शरीर की जो धातु है, कोशिकाओं में जो केंद्रीय तत्व है, उसको डीएनए बोलना है तो डीएनए बोल लो, या गुणात्मक सामग्री बोलनी है तो वो बोल लो, वो बढ़ती रहे आगे और ज्यादा प्रसारित होती रहे, फैलती रहे। यही है। प्रकृति का यही खेल आनंद की बात हो सकता है अगर आप उससे उलझे नहीं, उसको समझें। हमने बार बार कहा प्रकृति हेय नहीं है, उसकी निंदा वगैरह नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि छी 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 गंदी बात है, शरीर गंदी चीज है, ये सब नहीं करना है। बस उलझना नहीं है। और उलझना क्यों नहीं है? कोई नैतिक कारण नहीं है। मैं वो सब नहीं कह रहा हूं कि शरीर मलमूत्र का घर है, इससे उलझो मत, इत्यादि इत्यादि। मैं कह रहा हूं उलझना इसलिए नहीं है क्योंकि उलझ गए तो क्या नष्ट करेंगे? समय। इसलिए नहीं उलझना है। बाकी कोई गंदगी नहीं है प्रकृति में। प्रकृति कुल है क्या? रसायन ही तो है। ये कहां की बुद्धि है कि कह दो कि कोई रसायन अच्छा होता है, कोई रसायन गंदा होता है। कोई आए बोले नहीं, जितने एसिड्स होते हैं वो गंदे होते हैं, छी सल्फ्यूरिक एसिड। और अल्कलीन मामला सब बहुत बढ़िया होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नमो नमः। तो ये मूर्खता की बात है ना। जब सब रसायन ही रसायन है तो उसमें क्या किसी का पक्ष लें, क्या किसी को नीचे करें? बस बात यह है कि ये जो पूरी रासायनिक खेलबाजी है उसमें हम नहीं उलझ सकते। हमें कुछ और करना है। जो काम हमें करना है वो हम पूरा कर लें, वो पूरा करते चलें, तो फिर ये प्रकृति का खेल अच्छा है कि देख रहे हैं आप सामने देवी नाच रही है, ठीक, नाचो, हम देख रहे हैं, दृष्टा भर हैं हम, फिर ठीक है। जैसे बचपन में होता था ना कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर टीवी देखना, होता था ना। और पढ़ाई पूरी कर लिए फिर टीवी गए देखने तो ठीक है। और पढ़ाई छोड़ के टीवी देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पाप वाप लग जाएगा, बस वंचित रह जाओगे।